वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्या कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो भी आएगा, ठीक है, अगर उसे अपोज करने की कोशिश करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा, नल और वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, हमें ये तो बताओ पहले। तो ये चैप्टर इसी के बारे में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये तो पता चले, ये तो बताओ। चलो ठीक है। The doctrine of the basic structure is a form of judicial review that is used to test the legality of any legislation by the court। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है, एक थ्योरी है। डॉक्ट्राइन मतलब एक थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी है किस चीज की? ये थ्योरी है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, जिससे जिससे क्या होता है कि जितनी भी हमारी जुडिशियरी बॉडी है, ठीक है, जितनी भी हमारी कोर्ट है, ठीक है, जितनी भी हमारी कोर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ठीक है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो चाहे लोकल हो, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये कोर्ट रिव्यू करती हैं। ठीक है, रिव्यू करती है, किसे रिव्यू करती है भाई? केस को। ठीक है, केस को रिव्यू करती है, या फिर बहुत सारे ऐसे कुछ जो केस होते हैं या फिर अमेंडमेंट के ऊपर उन्हें रिव्यू करती हैं। तो ठीक है, तो उन्हें रिव्यू करते हुए बोलती हैं, ठीक है, किसकी मदद से रिव्यू करती हैं? वो बोलती है दैट इज यूज टू टेस्ट द लीगैलिटी। भाई ये उस केस को, उस लॉ को, उस रूल को जो इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं या फिर जो कोई केस है, ठीक है, तो उसको देखते हुए बोलती हैं। किसको देखते हुए बोलती है? कि बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारी मदद करता है टेस्ट करने में कि लीगैलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन, कि भाई साहब जो ये लॉ है, ठीक है, जो ये लॉ है, जो ये प्रोसीजर है, जो ये प्रोविजन है, क्या ये सही है? ठीक है, क्या ये सही है? तो इस चीज को मदद करने के लिए हमारी मदद करता है, इस चीज को जानने के लिए हमारी मदद करता है बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये तो, लेकिन ये तो हमें पता नहीं चला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये कौन कौन करता है? ये कोर्ट करती है। ठीक है, कोर्ट चेक करती है, कोर्ट रिव्यू करती है कि भाई साहब कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं बन जा रहा कि जो हमारे क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब कि हार्म करने की कोशिश करेगा या फिर इसके वायलेशन करेगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो खुद ही नल और वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को रिव्यू करने के लिए हमारी जो कोर्ट है वो इस्तेमाल करती है बेसिक स्ट्रक्चर, एक थ्योरी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है बेसिकली? बेसिक स्ट्रक्चर देखो मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर ने क्या बोला कि यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमारी कोर्ट्स है उन्होंने बोला है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप इसे नहीं छू सकते। मतलब डॉक्ट्राइन है एक, ये समझ लो कि सैक्रोसेंट है, इसे आप हाथ लगा नहीं सकते। सैक्रोसेंट समझते हो ना? दिव्य, इतना दिव्य है, इतना आकर्षक है कि आप इसे हाथ नहीं लगा सकते, आप छू ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसा कोई सा भी लॉ, ऐसा कोई सा भी रेगुलेशंस इसे छू नहीं सकता। अगर टच भी करेगा तो भाई साहब वो नल और वाइड हो जाएगा। तो ये बोल सकते हो कि कोर्ट को बहुत सारे केसेस को रोकने के लिए, उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी लॉ बना रही थी। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए ऐसा ना हो, कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन दी, एक थ्योरी दी कि भाई साहब ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे आप ये कर रहे हो तो इसे रोक दो। तो बेसिकली ये थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखेंगे और अच्छे पता चलेगा। देखो, द टेस्ट इज वाइडली रिगार्डेड एज अ चेक और मेजरटोरियन impulses of the parliament since it places substantive limits on the power to the amend the constitution। तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है, ये एक लॉ पर, ठीक है, या फिर ये समझ लो कि ये एक लिमिटेशन इंप्लीमेंट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये एक ऐसी थ्योरी जो क्या करता है, लिमिटेशन सेट करता है ऐसे प्रोविजन पर, ऐसे लॉ पर, कि वो हमारे जो बेसिक सद्भावना है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो बेसिक भावना है, बेसिक जो हमारी फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे ना चेंज कर दे। ठीक है, उसे ना चेंज करते, तो इसके लिए क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिट्स करता है ऑन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई साहब आप सारे लॉ नहीं बदल सकते कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आप भाई हाँ समझ में आ रहा है कि रीजन है तो उसे आप अमेंड कर दो, लेकिन आप सारे नहीं कर सकते। ठीक है, उस चीज के लिए लिमिट्स करता है। किसको? पार्लियामेंट को लिमिट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कुछ भी अमेंड बना दी अगले दिन उठेगी भाई साहब ये हमने तो ये चेंज कर दिया, पास भी करा दिया, देखो तो हम तो लोकतांत्रिक है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, हमने चूज करा है तो हमने इसे पास भी करवा दिया पार्लियामेंट साहब, आप साइन कर दो, पास कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज आप बना रहे हो, कोई भी ऐसा रूल जो आप बना रहे हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है,
उसे वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे जो फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, सोल है, उसे अगर हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो खुद ही नल और वाइड हो जाएगा। ये चीज है, ये बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, दिस इज नॉट मेंशन्ड और डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वही मैंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है और ना ही इसके बारे में कहीं बता रखा है। किसके बारे में? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये एक डॉक्ट्राइन है हमारे कोर्ट के लिए, हमारी कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन पेश करी है, ठीक है, कि भाई साहब अगर ऐसा होगा तो समझ जाना कि कुछ भी नहीं, मतलब कि जो आपका लॉ है, जो भी आप पास कराना चाहते हो, वो खुद ही नजर वाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एमरजेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई हिस्ट्री क्या है, क्यों ऐसा कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ा कि इस डॉक्ट्राइन की मदद लेनी पड़ी, क्यों, ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी। तो देखते हैं हिस्ट्री क्या है, क्यों लिया। तो सबसे पहला एक्ट आया था एक, मतलब एक्ट आया था कुछ, देखो कौन सा था, लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये एक एक्ट आया था। कब आया था ये आया था आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी के अंदर। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा था, देखो क्या हो रहा था, क्या नहीं हुआ था, वो आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आया था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे बोल सकते हो आप, क्या आए थे, ये एक्ट आए थे जिन्होंने वायलेशन करा था हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब हर्ट करा था। तो उसके लिए हमारी जो कोर्ट है, ठीक है, उसने भी अमेंडमेंट लाए, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेके आई और स्टेट गवर्नमेंट और ये पार्लियामेंट लॉ लेके आई, ठीक है, किसको, कोर्ट को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। तब जाके हमारी कोर्ट ने इस चीज का सहारा लिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आया था हमारा लैंड रिफॉर्म ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद आया स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमलेश्वर सिंह, उसके बाद आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट ने कुछ बोला था, ठीक है। उसके बाद आया श्री शंकरी प्रसाद सिंह डियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट ऑफ बिहार 1951 में आया था ये। फिर 17th अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। तो ये सब चीजें आई। तो अब इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। देखो और भी चीजें हैं। फिर आया गोरखनाथ केस, ठीक है, गोरखनाथ केस। उसके बाद 24 अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर केशवानंदा भारती केस आया, फिर 39th अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर इंडियन नेहरू गांधी केस आया, ठीक है, इंदिरा गांधी नेहरू केस, ठीक है। फिर क्या आया, फिर 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर मिनर्वा मिल्स केस आया, फिर वोमेन राव आया। तो सारे के सारे केस हम देखते हैं। तो सबसे पहला केस आया था हमारा लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला। तो देखो इसमें बेसिकली 4 चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया था, ये पार्लियामेंट लेके आई थी। क्या बोला था इन्होंने इसमें, बोला था द एबोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स। देखो अब मैं बताऊं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सबसे पहला क्या था, हमारे देश में सबसे पहले बात ये हुई कि भाई यहाँ पर क्या है, बहुत बहुत ही ज़्यादा गरीबी फैल चुकी है, तो हम इस गरीबी को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो बात तो ये आई, ठीक है, कि गरीबी को कैसे दूर करें भाई। देखो क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ये समझ लो कि उस टाइम पे जो साहूकार थे, जो जमींदार थे, ठीक है, जो मर्चेंट थे बड़े, तो वो क्या करते थे, वो जो छोटे आदमी हुआ करते थे, ठीक है, जिनके पास छोटे मोटे खेत हुआ करते थे, उनसे खेत छीन लिया करते थे, ठीक है, छीन लिया करते थे। कैसे कैसे भाई, देखो उन्होंने कोई पैसे लिए होंगे उनसे, ठीक है, सपोज करो कोई XYZ कोई जमींदार था, ठीक है, अब कोई पेजेंट इनके पास आया कि भाई साहब मेरे को इस साल पे मतलब फसल बोनी है, तो उसके लिए पैसे दे दो, आप मेरी जमीन गिरवी रख लो, ठीक है। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे क्या करते थे, इनकी जमीनें हड़प जाते थे, ठीक है, ऐसा करते थे। तो ऐसे कर करके जो बहुत सारे सेतुपति थे, ठीक है, सेतुपति से समझ लो कि मतलब कि सेठ आदमी थे, वो उनके पास जमीनें बढ़ती गई, ठीक है, बहुत बहुत 500,000 एकड़ जमीनें हो गई उनके पास, ठीक है। अच्छा, तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट थी भाई, वो एक एक्ट लेके आई, लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये एक एक्ट लेके आई। अच्छा, तो इसमें क्या बोला, इसमें 4 चीजों पर ध्यान दिया कि एबोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, कि भाई जो इनके बीच का सौदा करवा रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो कोई बोलता है ना इंटरमीडिएट, मतलब बिचौला, ठीक है, बिचौला। तो भाई साहब जो इसमें सौदा करवा रहा है, तो ये क्या करता है, बिचौला दोनों तरफ से पैसे मारता है, ठीक है। तो पहले बात तो ये बिचौलिया काम खत्म कर दो, ठीक है। टेनेसी रिफॉर्म्स, मतलब कि जो पीजेंट होते थे भाई, जब उनकी जमीन नहीं है, कुछ ऐसे पीजेंट होते हैं उनके पास जमीन ही नहीं है, या फिर उनकी जमीन हड़प ली, तो उन्हें जीना तो है ही, रोटी खाने के लिए तो भी मेहनत करनी है, तो वो क्या करते थे, दूसरों की जमीन पर जाके खेतियां करा करते थे, ठीक है। अच्छा, तो उन्हें बस थोड़े बहुत पैसे दिया करते थे, 2 टाइम का खाने के लिए हो जाते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था। और फिक्सिंग सीलिंग, देखो क्या होता था, फिक्सिंग सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स, मतलब भाई कोई फिक्स
तो ये जो छोटे छोटे पीजेंट होते थे, ठीक है, पीजेंट समझ रहे हो ना, बहुत जो गरीब तबके के लोग होते थे, बहुत ही छोटे लोग होते थे जो गरीब तबके से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो जो मर्चेंट आदमी होते थे तो ये उनके पास जाते थे, मर्चेंट आदमी के पास, और क्या बोलते थे कि भाई साहब आप हमें थोड़ा सा हिस्सा दे दो अपनी लैंड का, हम क्या करेंगे उसमें खेती करेंगे, तो उसमें से क्या करेंगे, आप हमारा ज़्यादा पार्ट रखना, मतलब कि ऐसा रख लेना, आप हमारा 2/3 पार्ट ले लेना, मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, सारा काम हम करेंगे, बस हमें एक उसमें से जितना भी आएगा उसका एक पार्ट हमें दे देना, 2/3 मतलब 1/3 हिस्सा हमें दे देना, 2/3 तुम रख लेना, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या हुआ, फिर क्या बोला, फिर तो ऐसे हुआ करता था, मतलब फिशिंग सेलिब्रिटी की, हाँ भाई उनका एक एक वो समझ लो कि उनका उनका एक टुकड़ा सेट कर दिया कि हाँ कुछ पार्ट इन्हें इन्हें दे देंगे, किन्हें, जिनके पास जमीन नहीं थी, जो उनके वहाँ काम करते थे, लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, लैंड होल्डिंग्स, तो उनकी सारी जमीनें भी हथिया लिया करते थे, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, कंसोलिडेशन मतलब कि बस भाई उनसे अगर कर्जा नहीं दिया जा रहा तो उनकी जमीनें हथिया ली, तो ऐसा करके जो बड़े बड़े साहूकार थे उनकी जमीनें बढ़ती गई, 1000 एकड़, 500 एकड़, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने देखा, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एक एक्ट आया, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह, ये आया 1950 में। इसमें क्या हुआ, इन दिस केस द कोर्ट अप्लाइड, देखो उन्होंने फिर कोर्ट ने क्या बोला इसमें, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला द कॉन्सेप्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लॉज एंड डिक्लेयर्ड द बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 एज इलीगल। तो इसे बाद में भाई इलीगल बोल दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को क्या बोल दिया गया, इलीगल, ठीक है, इलीगल बोल दिया गया। अच्छा क्या बोला गया इलीगल में, देखो कि डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लॉ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लॉ, एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, लैटिन वर्ड में एक फ्रेज है, देखो लैटिन वर्ड में कैसे लिखते हैं, डुआंडो अक्विल्डो प्रोहिबिट्रो एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर इथ पर ओब्लिकम, इसका मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लॉ, मतलब कि व्हाट कैन बी डन डायरेक्टली, ठीक है, व्हाट कांट बी डन डायरेक्टली, भाई जो तुम सामने से नहीं कर सकते, ठीक है, जो तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, दैट कांट बी डन इनडायरेक्टली ऑल्सो, उसे आप उंगली टेढ़ी करके भी नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने जो ये काम करा है क्या, लैंड बिहार जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लेके आए हो, ये इलीगल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लॉ, जो आपने क्या बोलते हैं लॉ की, संविधान की संविधान की का मतलब गलत इस्तेमाल करके उसको तोड़ मोड़ के, ठीक है, तोड़ मोड़ के इस्तेमाल करके आपने बस ये पास कराया किसी तरह, तो ये इलीगल है, ठीक है, क्या बोला, इसे इलीगल है। अच्छा तो फिर क्या बोला, देयर वर अ सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजमेंट दैट हैड स्टक डाउन प्रोविजंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी लॉज, press related laws and criminal provisions that were deemed not to be incompatible with the constitution's right to freedom of speech। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसा करके बहुत सारी जजमेंट आने लगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। अच्छा लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था, भाई करे तो करे क्या, ठीक है, तो करे क्या। अच्छा तो फिर क्या हुआ, फिर एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई क्या, और क्या बोला, अमेंडेड आर्टिकल 31, ठीक है। अब जो हमारा आर्टिकल 31 था, ये क्या हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, बताओ क्या था, ये हमारा फंडामेंटल राइट था जो अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, पहले था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या था, एडिड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई किसी की जमीनें ना छीनी जाए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आया था। एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो इसे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, और इसे और क्या बोला गया, इसे बोल दिया गया ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थे इसे 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, ठीक है, और बोला गया भाई इस पर तो बात ही नहीं होगी। जो ये अभी लेके आए थे ना लैंड रिफॉर्म एक्ट, इसलिए लेके आए थे कि जो पेजेंट है भाई उनसे उनकी जमीनें ना छीनी जाएं, ठीक है, उनसे उनकी जमीनें ना छीनी जाए, तो पहले ऐसे बहुत टाइम ऐसा हो रहा था, ठीक है, तो जमीनें ना छीनी जाए, तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, वो चल रहे थे इन पे बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, और अभी जो हमने पीछे पढ़ा लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो वो किस लिए, कि उनसे उनकी जमीन ना छीनी जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको जमीन वापस करी जाए, तो इसलिए चलाया था। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो सरकार है, ठीक है, पार्लियामेंट, उसने क्या करा, वो एक पहला अमेंडमेंट लेके आ गई, ठीक है, पहला अमेंडमेंट लेके आ गई, उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई साहब हम क्या करते हैं, आर्टिकल 31 जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हम क्या करेंगे, इस राइट को हम 9th शेड्यूल में डाल देते हैं, ठीक है, और 9th शेड्यूल क्या होता है हमारा,
नाइन शेड्यूल होता है हमारा ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो भी लॉ गया खत्म, गायब, अब नहीं निकलेगा कभी, ठीक है, गायब कर दिया, होता ही नहीं है, ठीक है, खत्म कर दिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हमारा ऐसा खत्म हो गया था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फिर क्या हुआ, फिर क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, फिर देखते हैं। जब गवर्नमेंट ने कदम उठा दिया, फिर क्या करा, आर्टिकल 31A एंड 31B वर इंसर्टेड, ठीक है, ये भी इंसर्ट हुए लेकिन ये बाद में इंसर्ट हुए, हमने पढ़े थे ना फंडामेंटल राइट्स में, हाँ, ये डीपीएसपी के बारे में थे। हाँ, आगे देखते हैं। देखो फिर एक केस आया हमारा, श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बिहार। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, 1951 में आया था। इसमें क्या बोला, एज पर अमेंडमेंट टू आर्टिकल 31 एबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। देखो अब क्या करा, जो पार्लियामेंट थी भाई वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई, ठीक है, और उसमें क्या बोल दिया कि इन्होंने एबॉलिशन, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था आर्टिकल 31 था उसे 9th शेड्यूल में डाल के तो उसे ब्लैक होल में डाल दिया, मतलब कि वो अभी बाहर ही निकलेगा, वो खत्म हो गया, समझ लो, वो राइट ही खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है, एबॉलिशन कर दिया उसका, ठीक है। गवर्नमेंट टू एक्वायर ई स्टेट एंड टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट अब क्या कर सकती थी, जो गवर्नमेंट थी, जो पार्लियामेंट थी, जो सरकार थी, वो क्या कर सकती थी, अब वो किसी भी की भी जमीन को टेक ओवर कर सकती थी, ठीक है, टेक ओवर कर दी थी, और क्या कर रही थी, कब्जा कर रही थी, स्टेट एक्वायर कर रही थी, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की कोई से भी वीडियो को, मतलब कि कोई से भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही थी, ठीक है। दिस अफेक्ट लैंड लॉ, तो इससे क्या हुआ, जब उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा था, जमींदारों की, ठीक है, लैंड होल्डर्स की और जमींदारों की जमीनों को हड़पा जा रहा था, तो इससे क्या हुआ, तो इसे रोकने के लिए, ठीक है, तो जब हड़पा जाने लगा फिर क्या हुआ, तो फिर एक आए शंकरी प्रसाद सिंह, ठीक है, शंकरी प्रसाद सिंह एक थे, वो तो उनकी भी जमीन, वो भी एक जमींदार थे जिनकी जमीन को हड़प रही थी सरकार, ठीक है। तो उन्होंने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। क्या अपील करी, क्या बोला उन्होंने बोला ही क्लेम दैट दिस अमेंडमेंट एक्ट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि ये जो काम जो कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, जो दूसरों की जमीन हड़पने का जो काम कर रही है, तो ये क्या है, हमारे आर्टिकल 13 का वायलेशन है। अच्छा, आर्टिकल 13 का वायलेशन है तुम्हारा, चलो ठीक है, देखते हैं। तो आर्टिकल 13 क्या होता है, देखो पिछले भी बता चुका हूँ। तो ये होता है हमारा, अगर कोई सा भी ऐसा लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड, ठीक है भाई, हमारे जो मूल सिद्धांत है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनके अपोजिशन में कोई सा भी लॉ आएगा तो वो खुद ही नल और वाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो एक हमारा राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो था फंडामेंटल राइट, और उन्होंने क्या बोला कि भाई ये हमारे आर्टिकल 13 का वायलेशन कर रही है, ठीक है, कि इन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करा है। और कौन सा राइट, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करा है, राइट टू प्रॉपर्टी, बोला है ना कि इसे किस में डाल दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया, और 9th शेड्यूल में जो भी आता है वो तो ब्लैक होल है, कि उसमें जो डाल दिया खत्म, वो अभी आएगा नहीं, डकार भी नहीं लेगा, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने उसमें डाल दिया ब्लैक होल में, ठीक है, 9th शेड्यूल में, तो इसे खत्म कर दिया। तो ये हमारे आर्टिकल 13 का वायलेशन हुआ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी का। तो फिर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट सेड एज पर आर्टिकल 13 ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। देखो ये क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। भाई ऑर्डिनरी लॉ नहीं अमेंड कर सकता फंडामेंटल राइट्स को, मतलब कि आप कोई भी ऐसा लॉ लेके आ रहे हो तो कोई भी लॉ ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकता उसमें फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन इन्होंने जो ये काम जो किया है, इन्होंने जो ये काम किया है, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी को जो इन्होंने 9th शेड्यूल में डाला है, वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, ये बोला हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन्होंने कोई भी लॉ का वायलेशन नहीं किया है। देयरफॉर पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल 368 कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या था सुप्रीम कोर्ट का, इसका कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, आर्टिकल 368 के थ्रू फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट ला सकती है फंडामेंटल राइट्स में भी, फंडामेंटल राइट्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकती है, ऐसा बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखते हैं। फिर एक आया हमारा गोलकनाथ केस। अच्छा, ये कब आया, ये आया 1967 में। अच्छा, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया देखो, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर स्टैंड, ठीक है। इस केस में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसने अपने स्टेटमेंट को पलट दिया, जो पिछले केस में बोला था, किसमें,
जो पिछले केस अभी जो हमने पढ़ा है उसमें जो बोला था, क्या बोला था कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो सरकार है, वो क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में भी, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कोई ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू नहीं कर सकती अमेंडमेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन इसमें, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट है, उसने अपनी जो जजमेंट दी थी उस केस में उसे रिवर्स कर दिया, उसे बदल दिया। क्या बोला उसमें, बोला इस केस में बोला इसने, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसेंडेंटल immutable position and hence the parliament cannot abridge or take away any of these rights। ठीक है, मतलब कि ये बोला गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई साहब, हमने जो पिछली बार जो स्टेटमेंट दी थी उसे तो भूल जाओ, अब हम जो बोल रहे हैं उसे सुनो। उसने बोला कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, ये ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल है मतलब कि अलौकिक है, दिव्य है, इन्हें आप हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, और इम्यूटेबल है, ठीक है, इम्यूटेबल मतलब कि दिव्य है, ठीक है, और ट्रांसेंडल मतलब कि अलौकिक है कि इन्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, और जिनकी पोजीशन है वो बहुत हाई है, बहुत ऊपर है, कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीच और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स, और इसलिए पार्लियामेंट भी कुछ भी करके इन राइट्स का वायोलेशन नहीं कर सकती, इन्हें टेक ओवर नहीं कर सकती, इन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकती, इन्हें हटा नहीं सकती। अच्छा, लेकिन पिछले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोला था, तो इस केस में उसे रिवर्स कर दिया कि हाँ भाई, इन्हें बाद में गलती का पता चला, भाई ऐसा तो पार्लियामेंट धीरे धीरे के सबकी जमीनें हटती लेगी, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में, ठीक है, इसमें गोलकनाथ केस में जो 1967 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स इतने दिव्य हैं, इतने अलौकिक हैं कि कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट भी उसे अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता, चाहे फिर वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो।